और सभी लोगों की तैयारी सही चल रही होगी आंसर राइटिंग की। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक GS1 का जो पेपर 3 है आपका लोअर PCS मेंस का, राइट। तो फटाफट देखते हैं वो टॉपिक कौन सा है आज का। टॉपिक का नाम है मेडिवल इंडिया, इंपॉर्टेंट रूलर्स, देयर पॉलिसीज एंड ट्रांजिशन टू मॉडर्न इंडिया, वेरियस रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम रूल, सिचुएशन ऑफ टर्मोइल एंड ट्रांजिशन टू मॉडर्न इंडिया। ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, चाहे तो आप देख सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये सब देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो मेडिवल इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है 1206 से और चलेगा ये 1707 तक, यानी कि अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग एक टाइमलाइन देखेंगे जिसमें डिस्कशन हम करने वाले हैं 1526 तक का, यानी कि दिल्ली सल्तनत और कई सारे रीजनल किंगडम्स हैं बहुत से, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम, इंपॉर्टेंट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। हमको ये पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं करना है, हमें पता लगाना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, टाइमलाइन अगर आपकी क्लियर है तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए इस लेक्चर के लास्ट तक। ठीक, ये रहा टॉपिक, इंपॉर्टेंट रूलर्स, देयर पॉलिसीज, किस प्रकार से आधुनिक भारत में हमारा प्रवेश होता है मध्यकालीन भारत से, एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम रूल, राइट। आइए, तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक टाइमलाइन बनाता हूं कि हमको इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, पहला जो है पार्ट, इसको हम रखेंगे 1206 टू 1526। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से जो डोमिनेट करता है इस समय वो है मुस्लिम रूल, यानी कि दिल्ली सल्तनत। ये वाला जो पीरियड है उसे हम क्या कहेंगे, दिल्ली सल्तनत कहेंगे। ठीक, इसी में कुछ रीजनल किंगडम भी बनते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एक हिंदू किंगडम साउथ इंडिया में, विजयनगर एम्पायर। ठीक, मैं खाली विजयनगर लिख दे रहा हूं। और दूसरा है इसका पड़ोसी बहमनी किंगडम। दूसरा क्या है आपका, बहमनी किंगडम, जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य था। इन दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद हैं रायचूर दोआब को लेकर। तो रायचूर दोआब वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी किंगडम। द विजयनगर एम्पायर केम टू एन एग्जिस्टेंस इन 1336 while Bahmani kingdom came to an existence in 1347 in the times of one of the ruler called मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। तो ये जो 320 साल का इतिहास है, इसमें हमें दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में पता चलता है, और साउथ में इंपॉर्टेंट जो है वो है विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम। साथ ही साथ और भी कई छोटे मोटे साम्राज्य हैं, जैसे कि गुजरात किंगडम है, जौनपुर किंगडम है, कश्मीर का है। लेकिन लोअर PCS में आपको अगर सेलेक्टिव चीज़ें पता हैं तो भी आपका काम चल सकता है। 1526 के बाद हम देखते हैं कि बनता है मुगल एम्पायर। ठीक, काफ़ी माइटी एम्पायर था, पूरे इंडिया में फैला हुआ था और दिल्ली सल्तनत से भी ज़्यादा सुपीरियर था कई मामलों में। इनकी पॉलिसीज़ प्लस इनकी कल्चरल एक्टिविटीज़, जो ऑल राउंड प्रोग्रेस हमको गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है एंशिएंट इंडिया में, मेडिवल पीरियड में हमको देखने को मिलता है मुगल एम्पायर में। इनका टाइम पीरियड चलता है 1526 से लेकर 1707 तक। ये जो मेन लाइन है मुगल एम्परर्स की वो ये रहेगी। तो अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब मेडिवल इंडिया केम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू द वेरियस हिस्टोरियंस। इसके बाद धीरे धीरे हमारा प्रवेश होता है किसमें, मॉडर्न इंडिया में, एंड दैट विल टेक नॉट लेस देन 150 ईयर्स। ओके, तो इसके बाद शुरू होता है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम 1707 अप टू 1857। ये जो 150 साल का समय है, इसमें मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होगा और ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन होगा। तो ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलेंगी। ठीक है, फिलहाल आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में, राइट। तो बने रहिए लास्ट तक। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो बैकग्राउंड है अगर आपको पता लगाना है तो आपको पता चलेगा कि 712 में पहला मुस्लिम इन्वेजन होता है इंडिया में, 712 में मोहम्मद बिन कासिम
दैट वाज द फर्स्ट अरेबियन इन्वेजन, या कह सकते हैं कि पहला मुस्लिम आक्रमण कब होता है? 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक, अभी हम इसने क्या क्या किया इसके बारे में हमको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके लगभग 300 साल बाद यानी कि 1001 में वी हैव अ रेफरेंस ऑफ महमूद गजनवी, जिसने 17 बार आक्रमण किए थे और इसका मकसद था लूटना, मंदिरों को तोड़ना। ठीक, तीसरा मुस्लिम इन्वेजन होता है मोहम्मद घोरी के टाइम पर 1175 अप टू 1206। हमें पता चलता है मोहम्मद घोरी के बारे में, कम्स फ्रॉम घूर। तो ये जो मुस्लिम रूलर्स हैं इनके बीच में काफ़ी गैप दिखाई दे रहा होगा, 300 साल का यहाँ और लगभग 175 साल का यहाँ। यानी कि इस गैप को फिल कौन कर रहा था फिर? यानी कि इंडिया में भी कई सारे हिंदू रूलर्स थे जो अलग अलग जगह पे शासन कर रहे थे। खासतौर पे डोमिनेट कौन कर रहा था? राजपूत रूलर्स इन द राजस्थान रीजन, राइट। फिलहाल हम इस टॉपिक पे अगर नजर दौड़ाएं तो मेडिवल इंडिया की शुरुआत होती है 1206 से। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टेब्लिश्ड स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को हम शॉर्ट में देख रहे हैं, चलती है 1206 से लेकर 1290 तक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एंड बलबन। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है मेंस एग्जाम में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बनेगा। प्री में आ सकता है, मेंस में नहीं आ सकता। फिर हमारा ध्यान चला जाता है किसमें? इल्तुतमिश में। इल्तुतमिश हु वाज सपोज टू बी द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रूल बिटवीन 1211 टू 1236। क्या इससे कोई क्वेश्चन पूछे जा सकता है? द आंसर इज यस। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? व्हाई वी कंसिडर इल्तुतमिश एज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, गिव स्पेसिफिक रीजंस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्यों इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो आपको पूरा बताना पड़ेगा, हो सकता है ज़्यादा लिखना पड़े इसमें, तो तभी लिख सकते हैं जब आपको उसके बारे में पता हो। तो मैं चाहूँगा आप इल्तुतमिश के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, छोड़िएगा मत। पुराने पीसीएस के एग्जाम में भी ये आ चुका है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ओवर द इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम जो उसने स्टैब्लिश किया था, इक्ता सिस्टम इन इंडिया। ओके, तो शॉर्ट नोट किस में आ सकता है? इक्ता सिस्टम में आ सकता है। तुर्कान चहलगानी पर आ सकता है। ठीक, तो दो स्कोप मेरे को नजर आ रहे हैं कि इल्तुतमिश से क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये बन सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ओवर इक्ता सिस्टम एंड हाउ इल्तुतमिश कंसोलिडेटेड द न्यूली फाउंड एम्पायर। रजिया के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आएगा। बलबन के बारे में जरूर क्वेश्चन आ सकता है। पुराने पेपर आप उठाकर अगर देखेंगे तो बलबन से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ओवर हिज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। रक्त और लौह की नीति की सिद्धांत किसने दिया था? समीक्षा कीजिए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो स्लेव डायनेस्टी से मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इल्तुतमिश और बलबन के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, राइट। नाउ मूविंग डाउन टू खिलजी डायनेस्टी, खलजीज भी कहते हैं। सबसे कम समय तक के लिए ये डायनेस्टी रही, फ्रॉम 1290 टू 1320। लेकिन एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटी हमको खिलजी डायनेस्टी में देखने को मिलती है। खास तौर पे नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 टू 1316। तो इस 20 साल में अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा क्या सेटअप प्रोवाइड किया कि दिल्ली सल्तनत को काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी को आप जरूर पढ़ के जाएंगे, इसकी मार्केट पॉलिसी, इसकी मिलिट्री पॉलिसी और इसकी कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में कि कैसे इसने मार्केट पॉलिसी यानी कि जो बाजार नीति है उसको स्टैब्लिश करके दिल्ली सल्तनत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी काफ़ी अच्छा कर दिया था और मंगोलों से किस प्रकार से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। ठीक है, सो ही रिक्वायर्ड व्हाट? लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी हु प्रोटेक्ट द फ्रंटियर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी की में जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो हो सकता है उसको पढ़िए और उसकी कुछ एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटीज के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ओवर व्हाट? दाग एंड चेहरा, जिसको दाग एंड हुलिया कहते हैं, वो आ सकता है। मार्केट रिफॉर्म्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आती है हमारी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में अगर क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो है मोहम्मद बिन तुगलक की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वहाँ से आ सकता है।
राइट अ शॉर्ट नोट ओवर द दीवाने अमीर को ही, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन, या कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, हाउ फिरोज शाह तुगलक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑल्सो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को देख लीजिएगा और फिरोज शाह तुगलक की एक्टिविटीज़ को भी देख लीजिएगा। अब सवाल ये है कि इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे कहाँ से, कौन सी बुक है? ठीक, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इन सभी एक्टिविटीज़ को पढ़ने के लिए, जैसे कि एकता सिस्टम और इन सब चीज़ों के लिए, एक तो बीए लेवल की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीसीएस जैसे एग्जाम में आपको इफेक्टिव अगर आंसर लिखना है तो मैं चाहूँगा कि आप सतीश चंद्र पढ़ें। सतीश चंद्र की मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे आप, ठीक। इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं। फिरोज तुगलक के बारे में जो पॉलिसीज़ हैं सतीश चंद्र में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, और इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है, राइट। सतीश चंद्र की एक तरीके से जो एनसीईआरटी पुरानी हुआ करती थी, जो ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिशर से आजकल देखने को मिलती है, एक तो ये है 12th क्लास की थी। इसके अलावा सतीश चंद्र की 2 बुक्स हैं, मेडिवल इंडिया की, दिल्ली सल्तनत की और मुगल्स की, वो हर आनंद पब्लिकेशन की है, ठीक। चाहें तो वो भी रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन इतना समय है नहीं, मैं जानता हूँ। तो ये एनसीईआरटी वाली बुक भी अगर आप पढ़ सके फटाफट तो ज़रूर आपको ये सारी आंसर लिखने में काफ़ी सहायता मिलेगी, और बहुत ही इफेक्टिव आंसर आप लिख सकते हैं, इफेक्टिव आंसर, राइट। तो दिस वी हैव अबाउट अप टू तुगलक डायनेस्टी। इसके बाद आप जानते हैं कि तैमूर इन्वेजन भी एक इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है, कि कैसे ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीडी डिक्लाइन ऑफ व्हाट, दिल्ली सल्तनत। तो इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। सैयद डायनेस्टी के बारे में मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। लोधी डायनेस्टी जो कि अफगानीज थे, इनके बारे में आप क्या पढ़ेंगे? इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि जो इनकी जो मॉन्यूमेंट बिल्डिंग एक्टिविटी है, जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है आर्किटेक्चर के फील्ड में, वो जरूर पढ़ने को वो जरूर आप पढ़ सकते हैं, जो एग्जाम में आ सकता है। वी हैव रेफरेंस ऑफ 3 रूलर्स, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को कैसे बाबर ने हराया, ये काफ़ी जानी मानी घटना है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ भी आप देख सकते हैं। लोधी डायनेस्टी से पहले जितने भी थे, सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी और स्लेव, दे ऑल वर टर्किश, दे ऑल वर टर्किश। ये सब के सब क्या थे? तुर्की शासक थे। जबकि लोधी जो थे वो अफगानीज थे, हैं दोनों की दोनों ट्राइब, दोनों क्या हैं? जनजातियां हैं, बट देयर वर सम डिफरेंस बिटवीन अफगानीज एंड टर्किश, ठीक है। तो ये पढ़ के ही पता चल पाएगा कि व्हाट वाज दैट डिफरेंस बिटवीन अफगानीज, अफगानी के रूल करने का तरीका और उनके रूल करने के तरीके में क्या फ़र्क है, देख सकते हैं। तो इतने लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत जो है डोमिनेट करता है नॉर्थ इंडिया में, खासतौर पे ये ऑल इंडिया एम्पायर हमको देखने को नहीं मिलता, सिर्फ कुछ समय के लिए मिलता है, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, ठीक। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आप जानते ही हैं कि किस तरीके से बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। मुगल एम्पायर की स्थापना के दौरान आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत इतने लंबे समय तक टिका रहा, इसके पीछे की वजह क्या है? कोई इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा एक, जैसे कि एकता सिस्टम मैंने आपको बताया। दूसरी बात, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुल्तान शासन करता था, और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, और किस प्रकार से इनकी मिलिट्री बेस थी, मिलिट्री। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेडिवल जो किंगडम है वो एक मिलिट्री स्टेट है, तलवार के दम पे शासन किया जाता है। तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी देख लीजिएगा, और इनका जो मिलिट्री सेटअप है वो भी देख लीजिएगा। कहाँ से इनकी जानकारी मिलती है ये सब? क्या आपके पास इतना समय है? तो मैं कह सकता हूँ हाँ है, बिल्कुल है। आप 2 दिन में दिल्ली सल्तनत को फटाफट देख सकते हैं, 2 दिन के अंदर, 2 दिन में। लेकिन सिर्फ दिल्ली सल्तनत ही नहीं देखना है, और भी कुछ चीज़ें कवर कर सकते हैं। 3-3 घंटे पढ़ के भी आपको तेजी से कवर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। ये चीज़ हो गई। फिर देखिए मेडिवल इंडिया
के दौरान ही हमको दो माइटी एम्पायर और देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया में। वन इज विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर काफ़ी कह सकते हैं कि अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता था। कई सारी डायनेस्टीज़ भी हमको वहाँ मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि संगम वंश, सलू वंश, तलु वंश, अरविदु वंश। इसी में एक वंश है तलु वंश, जिसके सबसे महानतम सम्राट हैं कृष्णदेव राय, जिनका टाइम पीरियड है 1509 टू 1530 एंड ही वॉज द कंटेम्प्रेरी टू बाबर। बाबर के समकालीन हैं और बाबर ने इनके बारे में अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक है कोई तो कौन है? कृष्णदेव राय है। He was mentioned by Babur in his Babarnama. According to Babur, Krishnadev Rai was the most powerful ruler of Hindustan. The word we have what? Hindustan. Hindustan शब्द सबसे पहले किसने दिया? Let me tell you. The word Hindustan is given by बाबर। हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया है? बाबर ने दिया है। हिंदुस्तान, स्थान का मतलब होता है लैंड अर्थात भूमि, हिंदुओं की भूमि अर्थात हिंदुस्तान। लाइकवाइज वी हैव कजाकिस्तान, द लैंड ऑफ कजाक इज कजाकिस्तान, द लैंड ऑफ कजाक इज कजाकिस्तान। उज्बेक, लैंड ऑफ उज्बेक इज कॉल्ड उज्बेकिस्तान, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान। सो वी हैव सो मैनी कंट्रीज जिसका नाम लास्ट में किस में खत्म हो रहा है? स्थान में, मीन्स लैंड। तो वर्ड हिंदुस्तान वॉज गिवन बाय बाबर, प्लीज नोट डाउन, राइट। हिंदुस्तान वर्ड गिवन बाय बाबर। इसी तरीके से वी हैव अ मुस्लिम किंगडम, बहमनी किंगडम वॉज गॉट एस्टैब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इनकी भी अपनी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज हैं। बहमनी ऑल्सो प्रोड्यूस सम ग्रेट रूलर्स, मोहम्मद शाह, फिरोज शाह, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ महमूद गवा से क्वेश्चन आ सकता है, ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेटर ऑन बहमनी स्प्लिट्स इनटू वेरियस स्मॉल किंगडम्स। आप जानते हैं कि किस तरीके से बहमनी किंगडम भी कई सारे किंगडम्स में बढ़ जाता है। नाम जरूर सुना होगा आपने, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकोंडा एंड बीदर। लेटर ऑन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर दीज स्प्लिटेड किंगडम बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर वन बाय वन, राइट। तो इस तरीके से मुगल एम्पायर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे उसका एम्पायर एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में मैं फिर से ले चलता हूं आपको उस टॉपिक में कि टॉपिक क्या था? इंपॉर्टेंट रूलर्स, देयर पॉलिसीज एंड ट्रांजिशन टू मॉडर्न इंडिया। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, इसमें पूरी मेडिवल इंडिया समाई हुई है, पूरा दिल्ली सल्तनत समाया हुआ है, मुगल एम्पायर समाया हुआ है, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, भक्ति मूवमेंट भी है इसमें और सूफी मूवमेंट भी है, और किस तरीके से ट्रांजिशन होता है हमारा मुस्लिम रूल से मॉडर्न युग में, किस तरीके से प्रवेश होता है। तो टॉपिक दिखने में छोटा है लेकिन बहुत कुछ कवर कर रहा है, 2-3 किताब कवर कर रहा है ये टॉपिक, ओके। तो लोअर पीसीएस में इसलिए चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि टॉपिक एक है, क्वेश्चन भी आएगा 1 या 2, पढ़ना लेकिन पूरा है, ठीक है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम थोड़े से टफ मालूम पड़ते हैं, बट स्टिल अगर हम सही ढंग से आंसर लिख ले रहे हैं, सरल भाषा में लिखना बहुत ज़रूरी है, कठिन भाषा में लिखने की जरूरत नहीं है। सरल भाषा में लिखिए अपनी बात को स्पष्ट रूप से, अच्छी राइटिंग में प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है एम स्टडी सर्कल फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, एंड टू गेट द फुल लेंथ क्वेश्चन विद आंसर्स बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, आपको इसमें क्वेश्चन आंसर्स की पूरी सीरीज मिलेगी, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके साथ उसके आंसर दे रखे हैं, और किस तरीके से आंसर लिखा जाता है ये सब चीज़ें भी उसमें समझाई गई हैं, राइट। तो आप अभी इसी वक्त डाउनलोड कीजिए और हमारे क्वेश्चन आंसर्स को परचेज कर लीजिए, बहुत ही सस्ते हैं, राइट। और ऑल द बेस्ट, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू।